किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। होली से पहले जारी होगी पीएम किसान निधि की 13वीं किस्त। निर्माता कंपनी का एसबीआई से हुआ करार, रियायती दर पर मिलेंगे ड्रोन। ज्यादा मुनाफा देता है कम समय में पकने वाला गर्मा धान, और हरी खाद से मिलता है सूक्ष्म जीवाणुओं की गतिविधियों को बढ़ावा। अब पेश है कृषि समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त होली से पहले जारी कर सकते हैं। यानी होली से पहले किसानों के खाते में 2000 रुपए पहुंच जाएंगे, जिसका उपयोग किसान गर्मी के मौसम में की जाने वाली फसलों की खेती में कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर योजना की 13वीं किस्त का स्टेटस चेक किया जा सकता है। भारत के पहले डीजीसीए टाइप सर्टिफिकेशन प्राप्त एग्रीबोट ड्रोन की निर्माता कंपनी ने विगत सप्ताह भारतीय स्टेट बैंक के साथ साझेदारी की घोषणा की है। समझौते के अनुसार एसबीआई अब ये कृषि ड्रोन खरीदने के लिए किसानों को केंद्र सरकार की योजना के तहत रियायती दर पर लोन उपलब्ध कराएगा। ये लोन किसानों को बिना कुछ गिरवी रखे उपलब्ध कराया जाएगा। मात्र 2 महीने में तैयार होने वाली फसल है गर्मा धान। रबी का फसल कटते ही इस धान की रोपाई शुरू हो जाती है और खरीफ सीजन आने से पहले ही यानी सिर्फ 2 महीने के अंदर गर्मा धान पककर तैयार हो जाता है। इसकी अगेती बुआई फरवरी में और पछेती बुआई मई के आखिर में की जाती है, जो जुलाई के आखिर या अगस्त के पहले सप्ताह तक पूरी तरीके से पक के तैयार हो जाती है। गर्मा धान के बीज को तैयार होने में भी अन्य धान की तुलना में कम समय लगता है। इसकी रोपाई 15 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी चाहिए। ज्यादा पैदावार पाने के लिए रासायनिक खाद एवं कीटनाशक आदि का अधिक उपयोग मिट्टी की उर्वरा शक्ति तेजी से कम करता है। किसानों को हरी खाद का उपयोग करना चाहिए। इससे अच्छे उत्पादन के साथ ही मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी बढ़ती है। हरी खाद से खेत को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जस्ता, तांबा, मैग्नीज, लोहा और मेलिब्डेनम जैसे तत्व मिलते हैं। साथ ही खेत में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी बढ़ती है, जिससे खेत की मिट्टी की संरचना में सुधार होने के साथ ही सूक्ष्म जीवाणुओं की गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है। किसान भाइयों और बहनों, आइए अब रुख करते हैं प्रदेश की मंडियों की ओर और जानते हैं आज के ताज़ा मंडी भाव। सबसे पहले गेहूं की बात करें तो गेहूं का भाव लखनऊ में 2450 रुपये प्रति क्विंटल, बदायूं में 2360 रुपये, बलिया में 2520 रुपये और चित्रकूट में 2480 रुपये प्रति क्विंटल का भाव रहा। चावल का भाव लखनऊ में 2650 रुपये प्रति क्विंटल, बदायूं में 2420 रुपये, बलिया में 2680 रुपये और चित्रकूट में 2700 रुपये प्रति क्विंटल का भाव रहा। आलू का भाव लखनऊ में 920 रुपये प्रति क्विंटल, बदायूं में 850 रुपये, बलिया में 1120 रुपये और चित्रकूट में 1200 रुपये प्रति क्विंटल का भाव रहा। प्याज का भाव लखनऊ में 1250 रुपये प्रति क्विंटल, बदायूं में 1320 रुपये, बलिया में 1160 रुपये और चित्रकूट में 1360 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका। किसान भाइयों और बहनों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। आइए अब जानकारी लेते हैं स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे करें के विषय पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। एफसीआईएल के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र
HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू 4th। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। भाइयों, आप सभी को जानकारी होगी कि हम अपने कार्यक्रम में हमेशा की भांति एक कोई समसामयिक विषय लेते हैं जिस पर हम चर्चा करते हैं। तो आज भी हम एक ऐसा विषय लिए हैं जो परंपरागत खेती से हट करके है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी की शिकायत होती है, हमारी शिकायत अमूमन ये होती है कि कृषि में जो है आय का विकल्प नहीं है कहीं से, लेकिन बहुत सारे विकल्प हैं, जिनमें से एक विकल्प ये है जो आज का हमारा विषय है। जी हाँ, स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे करें। स्ट्रॉबेरी की खेती में क्या क्या तरीके हैं अपनाएं जिनसे हमारी खेती, हमारा उत्पादन अच्छा हो, हम उसे कीट एवं रोग से कैसे बचाएं, उनका जल प्रबंधन कैसे करें। ऐसे कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस विषय पर आज बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल यादव जी। आप सहायक प्राध्यापक हैं फल विज्ञान विभाग के, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से। तो आइए आपको उनके पास सीधा लेकर के चलते हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपको बहुत सारा धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी दीजिए कि जब स्ट्रॉबेरी की बात आती है तो हमारे मुंह में एक लालच या कह सकते हैं कि मतलब पानी आ जाता है, लेकिन स्ट्रॉबेरी की खेती करें कैसे? क्योंकि खाना तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन करना किसी को नहीं आता है, बहुत कम ही लोग ऐसे मार्केट में। जैसा कि स्ट्रॉबेरी के नाम से ही लोगों के मन में लजीज आ जाती हैं। जी बिल्कुल। और एक अलग ही चमक आ जाती चेहरे में, मन में और मुंह में पानी जैसी बात आती है। बिल्कुल, क्योंकि उसका एक इतना सुंदर और अट्रैक्शन ही है उसके रंग में, और स्वाद ही है कि खट मिठा लाल रंग एकदम चमकीला लिए हुए, और उतना ही खूबसूरत दिखता है, उसकी उतनी ही खूबसूरत महक है। जहाँ भी रख देती है स्ट्रॉबेरी एक अपनी अलग ही पहचान बनाती है, अपनी खुशबू से, चाहे अपने रंग से, चाहे अपने दिखने से, चाहे वो अपने पोषक तत्वों से। बिल्कुल, उसमें बहुत सारे तत्व होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, ये सब अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जो कि हमारे आपके जीवन में स्वास्थ्य के लिए बहुत सारा चीज़ लाभदायक है। सबसे बड़ी चीज़ है इसमें खेती करने की। क्यों करें सबसे बड़ी समस्या ये होती है। और किसान भाई आपको बताते चलें कि आज के दिन में स्ट्रॉबेरी खेती अब सिर्फ पहाड़ों की खेती नहीं रह गई है। अब ये खेती हमारी मैदानी भागों की भी हो गई है। जितना उत्पादन हम मैदानी भाग में ले रहे हैं उतना ही उत्पादन पहाड़ी भाग में अब शायद एरिया नहीं रह गया, क्योंकि पहाड़ों में खेत छोटे छोटे होते हैं। हमारा प्लेन का खेत, मैदानी भाग का खेत बड़े बड़े होते हैं, और हम उसमें बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से भी मैनेज कर लेते हैं। तो इसी की दृष्टि से कि कम जगह में ज़्यादा उत्पादन, कम लागत में ज़्यादा, बिल्कुल कम लागत में अधिक मुनाफा हम कमा सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उपाय ये इसीलिए इस खेती को लोग आज के दिन में पूरे उत्तर प्रदेश मैदानी भागों में इसका खेती का प्रचलन बहुत बड़ा है। जब हम किसी खेती का चयन करते हैं, चाहे वो धान गेहूं हो या फिर कोई भी साग सब्जी हो या फिर फल हो, फूल हो, तो पहले हम जो है उसकी जुताई करते हैं, उसमें ज़रूरत के हिसाब से उसको जो है खरपतवार नियंत्रण उसका करते हैं, साफ सफाई उसकी कर लेते हैं, और उसमें हम खाद उर्वरक भी यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि आगे के लिए
हमारे जो फसल हो उसका उत्पाद अच्छा हो, तो क्या इसमें भी आवश्यक है? इसमें भी आवश्यकता है। देखिए, इसकी भी अच्छे से हमें खेत की भुरभुरी मिट्टी बना लेनी चाहिए। खेत की भुरभुरी मिट्टी करने के साथ साथ फिर हम इसमें बेड नुमा बनाते हैं। बेड नुमा इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसको पानी लगने की नहीं हो सकता। अगर बराबर कर लेते हैं, कह सकते हैं। नहीं, बेड बनाते हैं ऊंचा ऊंचा, करीब 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई रखते हैं। और कहीं कहीं तो, और उसके बाद इसके और जो बेड की चौड़ाई रखते हैं 1.5 से 2 फीट की रखते हैं। उससे बेड बनाने से क्या होता है कि नीचे हमारी खाली जगह हो जाती है और ऊपर सतह हमारी ऊंची हो जाती है, ऊपर सतह आ जाती है। तो उस बेड बनाने से आपका पानी नहीं लगता, और जो मल्चिंग व्यवस्था करने की होती है वो सबसे अच्छी चीज़ हो जाती है। और जो उर्वरा शक्ति खाद हम देते हैं इनमें, तो खाद देने का तरीका अपने हिसाब से भी होता है। कभी कभी क्या होता है, शोधन के हिसाब से भी जो रिकमेंडेशन आती है उसको भी देते हैं, और साथ साथ फिर हम अलग अलग तरीके से इसमें भी खाद हम देते रहते हैं। जैसे 84 से 112 kg नाइट्रोजन देते हैं 1 हेक्टेयर में, और 56 से 84 kg फास्फोरस, और 56 से 112 kg हमारा पोटास देते हैं। इसको तो हम देते हैं अपने खेतों में। और नाइट्रोजन जो देते हैं हम इसमें, नाइट्रोजन, उसको हम 2-3 स्प्लिट डोजेज में देते हैं, एक साथ ही हम पूरे नहीं देते हैं। उसी के क्रम में हमारा जब हम पोटास देते हैं, जब फूलावस्था आती है उस अवस्था में ही हम पोटास का देते हैं। तो ये समय समय पर हम इसको देते रहते हैं। और नाइट्रोजन का जो स्प्लिट डोज में देते हैं, तो एक तो हम लगाने के 25 से 30 दिन बाद देते हैं उसकी बायो ग्रोथ करने के लिए, बायो वृद्धि होने के लिए। साथ साथ दूसरे, जब उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ, जब उसमें फूल और पत्तियां जब बड़ी होने लगती हैं, उनमें क्राउन्स डेवलप होने लगते हैं, उस अवस्था में देते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जब स्ट्रॉबेरी की खेती हम चुनते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज़ और भी आती है कि जलवायु हमारा जो है वो हमारे अनुकूल जरूर होना चाहिए। तो जलवायु कैसी होनी चाहिए, कौन से महीने में किसान स्टार्ट करे अगर इसका स्टार्टअप लेना चाहे, शुरुआत करना चाहे तो? देखिए किसान भाइयों, अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की या पूरे अपने उत्तर प्रदेश में खेती करने के मैदानी भागों में, तो मैदानी भागों में हम सितंबर से लेकर अक्टूबर तक इसका पौधा लगाते हैं। और इसको हम हेल्दी पौधा लेते हैं या टिश्यू कल्चर से प्लांट लेते हैं। टिश्यू कल्चर लैब से जो उत्पादित प्लांट होते हैं वो हेल्दी और प्रतिरोधक होते हैं, बीमारियों से किसी भी तरीके से कीट पतंग उनमें या किसी भी व्यवधान नहीं होता है। और कभी कभी हम फार्मर से भी लेते हैं जो इसका रनर से तैयार किए हुए पौधे होते हैं। तो हमें पौधों को लेते समय विशेष ध्यान देने को, किसी भी तरीके से फफूंद ना लगा हो या किसी भी तरीके से बीमारी ना हो इसमें, और हेल्दी पौध का चयन हमेशा करना चाहिए। अच्छा, ये आपने जैसे पौध की बात की, तो मैं इससे उसको लिंक कर रहा हूँ कि पौध के बजाय क्या बीज का भी कोई ऑप्शन होता है कि बीज शोधन भी? देखिए, बीज से इसका शोधन नहीं करते हैं। जो इसका बीज होता है वो स्ट्रॉबेरी के साथ ऊपर में ही लगा होता है, जो ग्रीन कलर का हरे रंग में दिखता है, उसे हम एकेंस कहते हैं। इसे इटेरियो बेरीज भी कहते हैं जी। इसको कई अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से भी जानते हैं। आजकल जो है खाद उर्वरक में रासायनिक खादों का जो है हम लोग बाइकाट अक्सर जो है इसका वो देते हैं, मैसेज दे रहे हैं लोग कि रासायनिक खादों को जो है बाइकाट किया जाए जी। तो अगर रासायनिक खादों का बाइकाट किया जाए तो फिर ये बताइए कि गोबर की खाद हो गई, इन सब चीज़ों का जो है प्रयोग करके क्या स्ट्रॉबेरी की खेती संभव है? बिल्कुल संभव है जी। और जैविक खेती बिल्कुल संभव है स्ट्रॉबेरी में। और किसान भाइयों, मैं आप सभी को आज बहुत अच्छी चीजें हैं, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया जो कि इस चर्चा का विषय है कि नेचुरल फार्मिंग की जो बात करते हैं बिल्कुल। और ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग में क्या है कि हमारे आसपास की जो चीजें हैं, या जैसे हम पहले करते थे खेती या प्राकृतिक खेती, आज की दृष्टि से करें तो स्ट्रॉबेरी में अगर नेचुरल फार्मिंग की बात करें तो जीवामृत एक ऐसा अमृत है कि समझ लीजिए पौधों के लिए एक अमृत है। और जो कि उसकी, चाहे आप वेजिटेटिव ग्रोथ की बात हो, चाहे उसमें फ्रूटिंग की हो, चाहे बड़ा बायो वृद्धि की हो, चाहे उसके बहुत सारे पोषक तत्व ऐसे हैं जो कि उसमें पाए जाते हैं, क्योंकि एस्ट्रोबैक्टर गौमूत्र में ही पाया जाता है। और गौमूत्र से ही हम जीवामृत बनाते हैं, जिसमें गुड़ होता है, बेसन होता है और 1 लीटर गाय का मूत्र होता है। इसी से हम इसको तैयार करते हैं। इसके स्प्रे करते हैं 15-15 दिन के अंतराल पे। जब इसका स्प्रे करते हैं तो जो बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं और माइक्रोब्स होते हैं, और जो हमारे जैविक माइक्रोब्स होते हैं जमीन में, उनकी संख्या बढ़ती है। और जब उनकी संख्या बढ़ती है तो समझ लीजिए कि हमारे खेत में स्ट्रॉबेरी में ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और इसके सेवन से, और अब प्राकृतिक खेती के साथ साथ मैं इसमें इसका रोग
प्रबंधन भी मैं बताता हूँ इससे। जी, जी। 10 पर्णी है जो 10 तरीके की पत्तियों से बना होता है, गौमूत्र में सड़ाकर। उसको सड़ाने के बाद जैसे कि नीम, बटकोए, मदार और नीम, ऐसे कई 10 पत्तियां हैं जो कि रूस, हम इन सब पत्तियों को सड़ाते हैं 8 से 10 दिन तक, और सड़ाने के बाद इसको छान कर फिर उसके बाद 1 लीटर 100 लीटर के पानी के हिसाब से अलग अलग तरीके से जैसे कीट प्रबंधन अपने को करना हो। अगर ज़्यादा कीड़े लग रहे हैं तो हाई कंसनट्रेटेड करते हैं, नहीं तो हम एक प्रचुर मात्रा में इसका उपयोग करके इससे कंट्रोल पूरी तरीके से आप कीड़े का हम पूरा करते हैं। लोग कहते हैं कि जैविक खेती अगर हम करेंगे तो हमारा जो उत्पाद है वो कम हो जाएगा। देखिए क्या ये कितनी गलतफहमी है, कितना गलत है ये? देखिए उत्पाद का हम मानते हैं कि 15 से 20% एक बार हमारा उत्पाद कम होता है, पर ये है कि जो हम फ्रूट या फल हम खाते हैं वो हेल्दी होता है। वो हेल्दी है और हमारा आपका मस्तिष्क और हमारा आपका वातावरण एकदम शुद्ध होता है। और शुद्ध वातावरण रहेगा और शुद्ध वातावरण रहेगा और शुद्ध मन रहेगा, तभी हम अपने मानव जीवन में शुद्धता को पा भी सकते हैं। इसीलिए प्राकृतिक खेती का बहुत प्रचलन इस समय आया है। डॉक्टर साहब अभी आपने बात किया था बीमारियों का, आपने जिक्र किया कीट एवं रोग या बीमारी जो भी कह लें हम, तो इसमें कौन सी बीमारियां लगी? क्या बीमारियां लगती भी हैं या इसमें नहीं लगती हैं बीमारियां? बीमारियां लगती हैं, कीड़े मकोड़े भी लगते हैं, फफूंद भी लगती हैं। और जैसे मेन बीमारी है इसकी एक एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज की बीमारी होती है कि जब फल पकने की अवस्था आती है तो वो पत्तियों में धब्बे आ जाते हैं और फलों में भी धब्बे की आवश्यकता होती है। तो इसका सबसे अच्छा रोकने का, कंट्रोल करने का तरीका है कि कार्बेंडाजिम 200 ppm लेकर 100 लीटर पानी से लेकर इसको छिड़काव कर देते हैं। और इसमें एक लाल मकड़ी लगती है। जो लाल मकड़ी लगती है वो पत्तियों की निचले सतह से जाता है और पत्तियों को चाटता है और उससे धब्बे रंग पड़ जाने से उसकी पत्तियां ये बैगनी रंग की धब्बे धब्बे आकार में हो जाती है, जिससे उत्पादन में थोड़ा बहुत नुकसान। इसका सबसे अच्छा 0.2% इमिडाक्लोप्रिड लेकर 1.5 से 2 ml 1 लीटर प्रति पानी के दर से इसका छिड़काव हम करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर इसके बाद हम बात करें तो जल प्रबंधन जो है बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, और जल प्रबंधन महत्वपूर्ण विषय है तो उसके साथ साथ हमारे दिमाग में ये भी उत्सुकता है कि हमारा जो है जल भराव ना हो जिससे हमारे पेड़ को नुकसान पहुँचे, लेकिन उसके लिए कौन सी सिंचाई का इस्तेमाल करें? टपक सिंचाई होती है, स्प्रिंकलर सिंचाई होती है, या फिर कह दें कि वो बरहा बना करके किसान भाई करते हैं, तो सिंचाई उनके लिए कौन सी महत्वपूर्ण रहेगी? देखिए किसान भाइयों, सबसे अच्छी बात है कि सिंचाई की बहुत अच्छी चीज़ है कि सिंचाई जब हम पौधा लगाते हैं हमको तो तुरंत पानी देना चाहिए। उसके बाद मौसम में देखना चाहिए कि हमें अगर गर्मी 15 टेम्परेचर ठीक ठाक चल रहा है तो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो हमें सप्ताह में 1 बार पानी देना चाहिए। और जब पौधे हमारा फल देने की अवस्था आती है तो हमें उसमें टपक विधि देनी चाहिए। और अगर हमारा पौधा बढ़ रहा है, बाय वृद्धि कर रहा है, जैसे फूल पत्ती की अवस्था में चल रहा है तो उसमें हमें स्प्रिंकलर सिंचाई से करना चाहिए, हजारे से करना चाहिए कभी, क्योंकि इसमें अगर ज़्यादा पानी देंगे तो इसमें फफूंद लग जाएंगे। और इसके जो क्राउन्स होते हैं उनको खुला रखना चाहिए। और जल भराव भी नहीं होना चाहिए। जल भराव तो इसमें नहीं होना चाहिए। जल भराव और निकास हमेशा हमें जल निकास वाली मिट्टी का चयन खेत का हमेशा हमें चयन करना चाहिए। कम लागत अधिक मुनाफा, अगर हम इस पर बात करें तो स्ट्रॉबेरी के ऊपर कौन सा सूत्र अपनाए हमारे किसान भाई कि उनकी कम लागत में जो है उनको अधिक मुनाफा मिल सके? इसमें देखिए किसान भाइयों, आप अपने घर पे ही अच्छी खेती करते हैं और अधिक मुनाफा कमाने के लिए आप अपने खेत से अपने घर में, जैसे कि प्राकृतिक खेती ऑर्गेनिक की चल रही है, तो अपने घर की चीज़ें जब तक हम नहीं लगाएंगे तब तक हम मुनाफा तो कमाते हैं, क्योंकि इसकी जितनी आप लागत लगती है उसकी दुगनी आपको कमाई होती है। बिल्कुल स्ट्रॉबेरी खेती में ये चीज़ है। शुरुआत कैसे करें? अगर जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताई थी कि शुरुआत ऐसे करें, वो तो आपने बताया, लेकिन लागत जो है वो ज़्यादा ना लगे, तो ये मतलब कैसे, उसका तरीका क्या है? देखिए उसका एक तरीका ये भी है कि आप अपने घर में गौमूत्र जीवामृत बनाना सीखें, 10 पर्णी बनाएं और घनामृत बनाएं। इन सब चीज़ों को बनाने से क्या है कि आपकी लागत कम होगी। कि आप 1 लीटर गौमूत्र ले लेंगे और उसमें आधा किलो 100 बेसन और गुड़ मिला के रख दें और वो सड़ जाए, उसके बाद उसको छान कर अच्छे से रख लें और जब आवश्यकता लगे उसको 15-15 दिन के अंतराल पे, 15 दिन फिर 30 दिन फिर 60 दिन पे, ऐसे ऐसे अंतराल पे उसकी छिड़काव करते रहें, जिससे कि आपके जो आप ये प्रचुर मात्रा में देने की आवश्यकता पड़ सकती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मिट्टी में शोधन के समय क्या कमी है क्या नहीं है, कभी कभी किसान भाई बिना शोधन की भी चीज़ों को उपयोग करने लगते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान देने की जरूरत है। और केमिकल
आपको बचने की जरूरत है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से। तो जो 10 पढ़नी हमने आपको बताई है, इसका उपयोग करने से सबसे अच्छा आपका समाधान मिल सकता है। आपने बताया था कि ऐसी भूमि शोधन करना चाहिए, लेकिन बलुई और दोमट मिट्टी अगर जिनकी ना हो तो क्या स्ट्रॉबेरी की खेती उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है? स्ट्रॉबेरी खेती सभी के लिए ऑप्शन है। स्ट्रॉबेरी खेती तो आप अपने घर की बालकनी में भी कर सकते हैं, अपने छत में भी लेकिन कर सकते आपने जैसे डॉक्टर साहब बताया कि मतलब वो अनुकूल है, वो हैं। मिट्टी वो सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है इसकी खेती के लिए। जी 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 जी। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि तुड़ाई की अगर हम बात करें कि हमारा फसल तैयार हो गया, उसकी तुड़ाई या फिर उसका भंडारण करने की जो है उसकी विधि क्या है, परिपक्व विधि, अच्छी विधि क्या है? देखिए, सबसे पहली बात होती है स्ट्रॉबेरी का तुड़ाई के लिए हमें चयन करना। जी। कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, हमको उसके हिसाब से तुड़ाई करनी चाहिए। क्योंकि जब ये बहुत सॉफ्ट फल है, बहुत मुलायम होती है, हल्का सा रगड़ एक दूसरे से स्ट्रॉबेरी में लग गई तो तुरंत सड़ जाती और बाजार में इसका दाम नहीं मिलता है। तो इसका प्रबंधन हमें करना चाहिए। जब अगर हमें इसकी स्टोरेज क्षमता जो होती है 5 से 7 दिन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, जब 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान तक रखते हैं और आर्द्रता हमारी 95 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक। और तुड़ाई के लिए इसका सबसे अच्छा तरीका है सुबह और शाम में करें और 2 सेंटीमीटर फल से पहले तोड़ना चाहिए। ठीक। और तुड़ाई की अवस्था कि हमें जान लें कि अगर हमें दूर की बाजार में भेजना है तो जैसे ही लाल रंग की तरफ बढ़ने लगे और आधे 1/3 तक आ जाए, तभी इसकी तुड़ाई हमें दूर की मार्केट के लिए करना चाहिए। और जैसे ही हल्के और आधे की तरफ पहुंचे तो हमें अपनी आसपास की मंडी के लिए भी इसका तुड़ाई करें, जब वो लाल रंग की तरफ, एकदम डीप रेड की तरफ, गाढ़े रंग की तरफ जाने लगे। और जब ओवर राइप हो जाए तो अपने खाने, अपने लोकल आसपास की मार्केट के लिए तुड़ाई करना चाहिए। डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने स्ट्रॉबेरी की खेती पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आपको भी। तो किसान भाइयों, आप सभी ने आज जाना हमारे विशेषज्ञ के द्वारा कि स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे करें, क्यों करें और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, आगे इसका भविष्य क्या हो सकता है, हमें और आपको लाभ क्या हो सकता है। आशा करते हैं कि आज की इस जानकारी से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिला होगा, आप काफ़ी संतुष्ट होंगे। आज के अंक में इतना ही, मिलेंगे फिर से अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।